एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड, योर एसएसटी टीचर। और देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 7 की जो न्यू बुक आई है आपके सोशल साइंस की पार्ट नंबर 2 इसका। इसके हम लोग आपका चैप्टर नंबर 1 इसका हम लोग पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग आपका चैप्टर को डिटेल में हम लोग समझ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। एंड क्वेश्चन आंसर्स कौन से वाले हैं? जो आपके बिग क्वेश्चंस हैं एंड जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स है, लास्ट में हम लोग उसको कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस रही हैं जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर को समझा है, अगर वो नहीं देखी तो पहले जाके उसको देखिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी सबका। एंड उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर्स को समझना। ठीक है जी, तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको बिग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? कि आखिर जो इंडिया का एग्रीकल्चर है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है इंडिया के एग्रीकल्चर का? देखो, इसमें बच्चे आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव भी लिखने हैं और आप लोगों को यहाँ पे इसमें नेगेटिव भी बातें लिखनी है। यानी कि हमारे एग्रीकल्चर की इंडिया के क्या अच्छी बातें, क्या पॉजिटिव है कि हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं एटसेट्रा, और क्या इसमें कुछ चैलेंजेस वगैरह जो हमने लास्ट में पढ़े थे, क्या उसके चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उन सबको मिला के हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। तो मैंने आपको उसको ही फ्रेम करके आंसर यहाँ पे मेंशन करा हुआ है आप लोगों को। इसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है बच्चा, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या है? हमने पढ़ा था कि जो फार्मर्स होते हैं उनके पास एक एक हेक्टेयर का लैंड है, किसी के पास तो 1 एकड़ का लैंड है। अगर बीघा है तो मतलब बिल्कुल ही बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो। तो क्या हो रहा है कि फार्मर्स के पास काफी अनइक्वल लैंड है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है। और जिसके पास बहुत कम लैंड है वो खेती बाड़ी बहुत कम कर पाएगा, कम प्रोडक्शन कर पाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की फैमिली की नीड के लिए ही वो कर पाएगा, लेकिन वो बाहर सेल करने के पर्पज से नहीं कर पाएगा। जब तक वो सेल नहीं करेगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो पहले यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई एक। दूसरी यहाँ पर एक चीज़ क्या है हमारे यहाँ पे भैया, जो फार्मर्स है काफ़ी हद तक वो मॉनसून पे डिपेंड है। खासकर वो फार्मर जिनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स को खरीदने के पैसे नहीं है। समझ रहे हो इस चीज़ को? जिसके पास एचवाईवी सीड्स को खरीदने के पैसे नहीं है। या चलो सीड्स खरीद भी लिए, तो उसके पास थ्रेशर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, इन मशीनों को खरीदने के पैसे नहीं है। तो वो क्या हो रहा है भैया, वो जो है मॉनसून पे डिपेंडेंट है। प्लस वो क्या है, बेसिकली वो प्रॉपर नेचर पे डिपेंडेंट है अपनी चीज़ों के लिए। उसके यहाँ क्या है, लेबर इंटेंसिव है। यानी कि इनके पास ह्यूमन लेबर ज़्यादा लग रही है, जिसके पास भी टेक्नोलॉजी कम है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर थ्रेशर नहीं है, हार्वेस्टर नहीं है तो क्या होगा? इंसान खुद से ही काम करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेबर यहाँ पे ज़्यादा है। इंटेंसिव का मतलब होता है उस चीज़ का ज़्यादा होना। तो कहते हैं लेबर ज़्यादा है हमारी फार्मिंग में, कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, जो कि होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि यहाँ बोला हुआ है डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, इसका मतलब क्या हुआ कि इन लोगों के पास इरिगेशन के अच्छे मेथड्स नहीं है। इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सब मेथड नहीं है, तो वो लोग बारिश पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो एक और अच्छी बात क्या है यहाँ पर भैया, डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स है। हमारे यहाँ पे क्रॉप्स बहुत अलग-अलग प्रकार की बहुत सारी जो क्रॉप्स है वो ग्रो करी जाती है। चाहे वो हमारे पास राबी क्रॉप्स हो गई, चाहे वो खरीफ क्रॉप्स हो गई, और चाहे वो ज़ैद क्रॉप्स हो गई। हर प्रकार के जो क्रॉप्स है वो यहाँ पर ग्रो करी जाती है। अच्छा, कहते हैं बहुत सारे ऐसे लोग फार्मर्स हैं जो कि आज भी ट्रेडिशनल मेथड्स का, ट्रेडिशनल टूल्स का, ट्रेडिशनल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ अ गुड साइड आल्सो। बट आगे हमने पढ़ा था एक पॉइंट में कि अगर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस प्लस यहाँ पे जो मॉडर्न मेथड्स हैं, अगर ये दोनों ही मिल जाएँ, तभी जो है सस्टेनेबल वे से अच्छी जो है फार्मिंग हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है। हम लोगों ने ये पॉइंट ऑलरेडी कवर अप करा था। तो वही वाली बात जो है यहाँ पर भी सही हुई है। वैसे कुछ नहीं होता, पता नहीं पढ़ाते हुए क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर फार्मिंग, क्लाइमेट, सॉइल एंड वाटर इंटर रिलेटेड? कहते हैं भैया जो फार्मिंग है, वाटर है, क्लाइमेट है, सॉइल है, इससे आपस में मिले जुले कैसे? हमें पानी को लेके आई। कहते हैं ये सब जो है आपस में रिलेटेड कैसे है, कैसे ये दोनों आपस में सब कुछ मिले हुए हैं काफी। किसी के एक के बिना काम नहीं हो सकता। अगर मिट्टी नहीं होगी तो क्लाइमेट होने पर भी क्या फायदा होगा? सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, पानी है, लेकिन क्लाइमेट ही नहीं है ग्रो करने के लिए। तो ग्रीन हाउस से भी कितना ही कर लोगे, अगर और अगर तो फिर से कितना करोगे ग्रो, है ना? और अगर क्लाइमेट नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, तो क्या ही ग्रो होगा?
अगर मिट्टी भी है, क्लाइमेट लेकिन पानी नहीं है, तो फिर क्या ग्रो करोगे? मतलब बेसिकली सब जो है आपस में क्या है, काफ़ी इंटर रिलेटेड है। तो कैसे क्या कहते हैं? कहते हैं यहाँ पर क्लाइमेट डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ क्रॉप दैट कैन बी ग्रोन इन अ रीजन। टेम्परेचर और जो रेनफॉल है वो अफेक्ट करता है। कहते हैं भैया क्लाइमेट क्यों क्या होगा? क्लाइमेट क्या डिपेंड करेगा कि हाँ जी हमें कौन से प्रकार की जो क्रॉप्स है वो ग्रो करनी है। अगर यहाँ पे अभी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहाँ पे अगर गर्मी ज्यादा रहती है, तो मैं कौन सी जो है क्रॉप ग्रो करूँ? अगर गर्मी ज्यादा है तो मैं खरीफ क्रॉप ग्रो करूंगी। अगर रेनफॉल ज्यादा है तो मैं खरीफ क्रॉप ग्रो करूंगी। अगर ठंड है अभी तो मैं राबी क्रॉप ग्रो करूंगी। ये वाली चीज आ गई ना, एक वो हुआ। कहते हैं सॉइल भैया अगर मिट्टी ही नहीं है तो उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? पूरे ही देश में सप्लाई करने के लिए सब कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट और खुद के खाने के लिए हर एक कंट्री में जो खेती बाड़ी है वो ग्रीन हाउस से नहीं हो सकती है। नीड सॉइल। तो अगर सॉइल ही नहीं होगा तो कैसे होगा? तो सॉइल से क्या होगा? अलग अलग प्रकार की जो सॉइल होती है इससे हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को जो है ग्रो करते हैं। हमको ये चीज पता है ब्लैक सॉइल में कॉटन अच्छी ग्रो होगी, एलुवियल सॉइल में बाकी चीजें अच्छी ग्रो होंगी। तो हमको ये चीजें बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, अगर पानी ही नहीं होगा, तो जो क्रॉप्स रेनफॉल पे डिपेंड होती हैं, जो पानी पे डिपेंड होती है, तो उनका काम चलेगा कैसे? अगर पानी ही नहीं होगा, इरिगेशन देने के लिए ना आर्टिफिशियल मेथड है, ना ही नेचुरल वे है, तो कहाँ से दोगे? नहीं पॉसिबल है। अच्छा जी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं फार्मिंग की प्रैक्टिसेस। अब भैया सबको जो आपस में मिल गया, यानी कि जो फार्मिंग की प्रैक्टिसेस है, वो सॉइल पे, रेनफॉल पे, वाटर की अवेलेबिलिटी पे, वो क्लाइमेट पे, वो सब पे ही जो है एक दूसरे से डिपेंडेंट भी है। अच्छा, तो यहाँ पर कहते हैं द सक्सेसफुल जो फार्मिंग है वो तभी पॉसिबल है जब क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि जब क्लाइमेट हो वो फेवरेबल हो, जैसा हमें क्लाइमेट चाहिए वैसा हो, सॉइल जो है वो उपजाऊ हो और अच्छा खासा पानी जो है हमारे पास वो अवेलेबल हो, तभी जो है बढ़िया तरीके से खेती बाड़ी हो सकती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। हाउ कैन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड कॉन्टेम्प्ररी वंस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर? वही वाली बात आ गई कि आखिर अगर हम जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जो हम पहले से करते आ रहे हैं और जो आज की मॉडर्न सिस्टम्स हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करती हैं, कि अगर ये दोनों मिल जाएं तो क्या ही हो जाएगा ऐसा, दोनों मिलकर क्या ही उखाड़ लेंगे, वो वाली चीज है। हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, मैंने आपको आप लोगों को कल भी समझाया था कि जो आपके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं हमारी, ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करना, क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, ये सब यहाँ पे चीजें करना, इन सब से क्या होता है भैया, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो अच्छे से ग्रो होती है। हमने यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल मेथड समझे, रियली सॉरी, हमने यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल मेथड समझे थे, जैसे कि हमारा गाय के गोबर में उसको लपेटना या उसको सुखाना, ये सब चीजें हमने समझी थी यहाँ पर कल। तो कहते हैं इन सब चीजों से क्या होता है भैया, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो अच्छी खासी बनी रहती है। ठीक है। सेकंड यहाँ पे बात करूंगी अगर मैं कॉन्टेम्प्ररी प्रैक्टिसेस की, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि इम्प्रूव्ड सीड्स, सीड्स का यहाँ पर इम्प्रूव होना। देखो, अगर मैं आज की प्रैक्टिसेस की बात करूँ, आज के मेथड्स की बात करूँ, तो इससे यहाँ पर क्या हुआ है कि जो सीड्स हैं हमारे वो इम्प्रूव हुए हैं। हमने क्या करा है भैया, मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू करा है। इरिगेशन के सिस्टम्स हमारे पास अच्छे-अच्छे आए हैं। ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन अगर मैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बस करती जाऊँ और पीछे की प्रैक्टिसेस को जो चलती आ रही हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना या फिर अपना नेचर को उसको प्रोटेक्ट करना, अगर ये मैं सब चीज़ें नहीं करूँगी, टाइम तक मेरे को प्रॉफिट जनरेट होगा मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल करके, लेकिन आफ्टर दैट सॉइल की फर्टिलिटी जो है बिल्कुल ही नाश हो जाएगा, तो मैं कुछ भी अच्छा जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगी। दैट मीन्स हम यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड्स को कंबाइन कर दूं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, तो जो है फार्मिंग वो बढ़िया तरीके से हो सकती है, वो सस्टेनेबल होगी, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। सिंपल सी बात है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल लिखा था। अगर आप यहाँ पर ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करो, अगर आप यहाँ पर एचवाईवी सीड्स का इस्तेमाल ना कर कर अगर आप ट्रेडिशनल सीड्स है, बिकॉज़ हमको पता है जब हम एचवाईवी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, पहली चीज़ इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, पता है? और क्योंकि पानी ज़्यादा चाहिए इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में, इसलिए मैंने बोला पहले एक बार जाके लेक्चर समझ के आओ, तभी जो आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ पाएँगे। हमने पढ़ा था कि जो हमारे एचवाईवी सीड्स है अगर मैं इसको लगाऊँगी, इसके लिए मुझे पानी जो है वो ज़्यादा चाहिए, यानी कि मेरे को इरिगेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। इरिगेशन ज़्यादा करने के लिए ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होगा और ये पहले ही खत्म होता जा रहा है। अच्छा, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है का लेवल जो है नीचे जा रहा है। तो जितना नीचे से पानी को निकालोगे, केमिकल्स वगैरह उतने ही ज़्यादा आएँगे, तो वहाँ पे हेल्थ भी डिट्रॉइट हो सकती है और होती भी है, बहुत जगह हुआ है ये। अच्छा, प्लस यहाँ पे हमने देखा था भैया इसको ये जो है व्हीट और राइस की प्रोडक्शन उसको तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, लेकिन मेन काम क्या कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को बिल्कुल ही खराब कर देता है धीरे-धीरे करके।
केमिकल्स का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अगर आप इन चीज़ों का लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करोगे तो भैया कुछ टाइम बाद सब कुछ खराब होना ही होना है। सॉइल बिल्कुल ही डिग्रेड हो जाएगा। तो अगर आप वो सिचुएशन नहीं चाहते हैं, तो आप ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करो और मॉडर्न रूप में आप लेबर का इस्तेमाल ना करके आप इरिगेशन की अच्छी टेक्निक्स का इस्तेमाल करो, आप हार्वेस्टर का यूज़ करो, थ्रेशर का यूज़ करो। लेबर को एक तरह एक बेशक बेशक से आप लेबर को रिप्लेस कर दो, उसका काम कम करके आप उसको मशीन का काम करो। लेकिन जो नेचर को नुकसान पहुँचा रहा है, आप ऐसा कुछ मत करो, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक जो है वो फार्मिंग चल सके। बहुत सिंपल सी बात थी, ठीक है जी। फिर इसके जो इसके बीच में जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, हम ऑल्दो हर चैप्टर के करते हुए चलते हैं। मैंने आपको क्लास 7th में भी सारे ही चैप्टर्स के जो बीच के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, मैंने वो कराए हैं। लेकिन यहाँ पे इस वाले चैप्टर में क्या है कि आपके इमेजिनेशन के या फिर क्लास में डिस्कस करने के या फिर डिस्कशन के जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप लोग खुद भी कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, फिर भी कोई इश्यू आए, तो आई एम हियर फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी? चलिए, अब ज़रा हम लोग आ जाते हैं आपके इस वाले पार्ट पे व्हिच इज़ क्वेश्चन्स एंड एक्टिविटीज़ जो आपके यहाँ पे दिखा रखे हैं। इसका हम करते पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है। कहते हैं व्हाई डू फार्मर्स इन केरला ग्रो राइस व्हाइल फार्मर्स इन पंजाब ग्रो मोस्टली व्हीट? व्हाट वुड हैपन इफ दे स्वैप्ड? ओके। कहते हैं जो केरला में फार्मर्स हैं, केरला कहाँ पर है आपका मैप में? ये वाला जो पार्ट है आपका केरला है। और इसी में आप नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ में यहाँ पर आपका आता है समवेयर पंजाब। ठीक है जी? तो कहते हैं पंजाब में यहाँ पर जो है वो व्हीट ग्रो करते हैं, केरला में जो है यहाँ पर ये लोग चावल ग्रो करते हैं। इक्वेटर कहाँ पे आपका इसके नीचे है इक्वेटर 0 डिग्री पे। आपको ये चीज़ पता है, ये हम वर्ल्ड मैप की बात कर रहे हैं। अगर मैं वर्ल्ड मैप की बात करूँ तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा मान लो। बहुत ही वाहियात बनाया है मैंने, मुझे पता है। बट अभी यहाँ पे इतना ही स्पेस था तो मैं इतना ही बना पाई। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर ये वाला पार्ट आपका केरला है, यानी कि इक्वेटर के पास है। अगर ये इक्वेटर के पास है तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, पता है हमको, तो यहाँ पे हॉट क्लाइमेट ज़्यादा होगा। प्लस आपको ये पता है कि जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो वो यहीं से आकर पहली ब्रांच उसकी यहीं पे जाती है। वेस्टर्न घाट्स वाली साइड ही है ये, यानी कि यहाँ पे जो है बारिश भी ज़्यादा हो रही है, तो रेनफॉल भी यहाँ पर ज़्यादा है। ज़रा एक बार याद करो कि चावल को क्या चाहिए था? व्हीट जो है आपकी, आपको पता होगा व्हीट इज़ अ राबी क्रॉप और जो चावल है, राइस है, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। और मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास में ही पढ़ाया था कि जो खरीफ क्रॉप होती है, उनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, इनको क्लाइमेट थोड़ा-सा वार्म चाहिए होता है। और यहीं पे अगर आप देखोगे व्हीट को भैया आप लोगों को क्या चाहिए भैया? क्लाइमेट जो है उसको इतना वार्म नहीं चाहिए, उसको चाहिए आपका कूल क्लाइमेट हल्का-सा, और इवन उसको जो है पानी भी इतना नहीं चाहिए, उसको रेनफॉल भी जो है आपकी कम चाहिए। दैट मीन्स तभी हमने कहा है, और आप लोगों को ये पता है कि जो पंजाब वाला एरिया है, यहाँ पर भैया आपका दिल्ली में जो लोग रहते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उनको पता है, यहाँ पर क्या होता है क्लाइमेट जो है मॉडरेट रहेगा, ठंड में ठंड रहेगी, गर्मी में गर्मी रहेगी। लेकिन केरला में क्या होता है, हमेशा जो है वहाँ पे टेम्परेचर 25-30, 25-30 साउथ में ऐसा ही रहता है। एंड दैट्स व्हाई जो है ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर ये वाले पॉइंट लिखा हुआ था इस तरीके से। अगर यहाँ पर देखो, पहले हमने इसका बताएँगे रीज़न कि आखिर ऐसा होता क्यों है? तो केरला में क्या है भैया, हॉट क्लाइमेट है, वेट क्लाइमेट है। रेनफॉल जो है वो हेवी होती है, फर्टाइल एलुवियल सॉइल है। और जो चावल है, चावल को यही सब चाहिए कंडीशंस, एंड इसलिए यहाँ पर जो है केरला में चावल ग्रो होते हैं। मैं अगर बात करूँगी पंजाब की, तो पंजाब का क्या है भैया, यहाँ पर जो आपका मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, फर्टाइल सॉइल तो दोनों जगह है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर भैया इसको चाहिए कूल विंटर्स और कम रेनफॉल, एंड इसलिए पंजाब जो है इसके लिए एक अच्छी लोकेशन है। अगर ये क्रॉप स्वैप हो जाए, स्वैप का मतलब क्या होता है? अगर पंजाब में चावल ग्रो हो और अगर केरला में उसमें केरला में व्हीट ग्रो हो, तो क्या होगा? तो भैया जब हमने भी देखा, अगर हम उसका क्लाइमेट ही चेंज हो गया है, तो क्या वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्रॉप जो है ग्रो हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, एंड इसलिए यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम्स आएँगी। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जो क्रॉप्स होती है वो सबसे अच्छी ग्रो होती है, जब उन्हें वो वाली सॉइल, वो वाला पानी और वो वाला क्लाइमेट जो हमको चाहिए वो उनको मिले। एंड इसलिए आज जब हम लोग उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मैं तो आपको बताऊंगी ये जो फैक्टर्स होते हैं, सॉइल, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी क्रॉप के ग्रो होने में। समझ में आ गई जी आपको ये वाली बात? चलिए आते हैं हम लोग आपके क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हिच इज द मैच द फॉलोइंग। तो ये जरा आप लोग यहाँ पे खुद भी कर लो, मतलब साथ साथ करते रहो, बिकॉज मैंने इसको यहाँ पे नहीं कराया है, यहाँ पे अजीब हो रहा था थोड़ा सा, तो मैंने यहीं पे आप लोगों को मैं अभी करा देती हूँ। अच्छा, देखो यहाँ पे कह रहे हैं खरीफ क्रॉप हमने क्या पढ़ा हुआ है, पानी जो है इसको ज्यादा चाहिए, कब ग्रो होगी भैया, मानसून में ग्रो होगी, इसका हो जाएगा आपका बी। ओके, राबी क्रॉप भैया क्या होता है, ये विंटर्स में ग्रो होती है, इसका हो गया ए। अलूवियल सॉइल की बात करूंगी, तो यहाँ पे लिखा है देखो, थिन रफ एंड रॉकी सॉइल, जो कि माउंटेनियस रीजन में है,
तो माउंटेनियस रीजन वाली कौन सी थी, वो थी हमारी एल्पाइन सॉइल। एल्पाइन ये देखो, ये रहा इसमें आपकी एल्पाइन सॉइल। यहाँ पे लिखा है क्रॉप्स ग्रोन इन समर, गर्मियों में कौन सी हो रही थी, हमने कहा था विंटर क्रॉप से आपकी राबी, मॉनसून क्रॉप से आपकी खरीफ, और समर क्रॉप से आपकी जैद, वाटरमेलन है ना, तो कुकुम्बर, ये सब चीजें होती है। तो वो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी आपकी जैद क्रॉप, जो कि ये रही। फिर यहाँ पे सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स डिपोजिटेड बाय रिवर्स, हमने डिपोजिटेड बाय रिवर्स यानी कि नदियों ने जो सैंड सिल्ट क्ले मिलाकर मिट्टी डिपोजिट करते हैं, वो उसे हम कौन सी सॉइल होती है, वो होती है हमारी बच्चा एलुवियल सॉइल। कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल। एंड लास्ट तो यहाँ पर बचता है फार्मिंग करने का मेथड हिल साइड्स में, तो वो हमने पढ़ा हुआ है, वो कौन सा है हमारे पास, टेरेस फार्मिंग। ये पॉइंट बहुत आराम से क्लियर है आप लोगों को, ये क्या होता है हमारे पास, होता है ये टेरेस फार्मिंग। समझ में आ गया जी, ठीक है। अब देखो, हम करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ये कहते हैं व्हाई डू सर्टेन क्रॉप्स थ्राइव इन स्पेसिफिक रीजन्स। हालांकि हम इसको अभी ऊपर ही पढ़कर आए हैं जस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन में, कि आखिर जो कुछ क्रॉप्स होती हैं वो स्पेसिफिक रीजन्स में ही ग्रो क्यों होती है, क्यों होती है, वहां का क्लाइमेट, वहां की सॉइल एंड वाटर की अवेलेबिलिटी, जितनी उनको चाहिए उतनी ही तो उनको मिलेगी ना, जितनी उनको चाहिए उतना ही मिले तो ही वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगी। तो बस वही वाले पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने फिर दोबारा से घुमा फिरा के लिखा हुआ है, कि हर क्रॉप को एक पर्टिकुलर, एक डिफरेंट, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, उसकी उतनी रेनफॉल की कंडीशंस उसको चाहिए होती है। हर डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉइल होती है वो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड करती है। पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो रेनफॉल और इरिगेशन ये अफेक्ट करती है किसी भी क्रॉप की ग्रोथ को, ठीक है जी। तो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप को चूज करते हैं उनके लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जाहिर सी बात है, पंजाब वाले ने अगर चूज करा है कि भैया मुझे राबी क्रॉप्स ग्रो करनी है, कुछ सोचकर ही तो ग्रो करा होगा ना, कुछ सोचकर ही चूज करा होगा। तो उनको पता होता है कि लोकली उनको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर पानी उन्हें कितना मिलेगा, तो उन्हें कौन सी क्रॉप को ग्रो करना चाहिए। तरीके से बोलोगे सब सोचकर, पानी कौन सा है, पानी कितना मिलेगा, सॉइल यहाँ पर कौन सी है, ब्लैक सॉइल है तो मैं क्या ग्रो करूं, अलूवियल सॉइल है तो मैं क्या ग्रो करूं, अगर यहाँ पे सैंडी सॉइल है डेजर्ट वाले एरियाज की, तो मैं क्या ग्रो करूं, ग्रो हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर लेटराइट सॉइल है तो वो तो उसमें न्यूट्रिएंट जो है वो लीच अवे हो चुके हैं, तो अब मैं क्या ग्रो करूं। तो बेसिकली ये सारी ही चीजें। एंड अगर आपको अभी लग रहा हो कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, मैं लेटराइट सॉइल, लीचिंग वगैरह, तो प्लीज आप लोग जाके पहले एक बार लेक्चर समझ लेना, उसके बाद आप लोगों को सब कुछ समझ में आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं बच्चा, कहते हैं हाउ हैज मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प्ड फार्मर्स। क्या आखिर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसने फार्मर्स की हेल्प कैसे करी है, तो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग एचवाईवी सीड्स को एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस रूप से, इम्प्रूव्ड सीड्स के रूप से। हम यहाँ पे नाम एचवाईवी सीड्स, लेकिन प्लीज जरा ध्यान रखना कि अगर आप एग्जाम में भी लिख कर आ रहे हो इम्प्रूव सीड्स या फिर एचवाईवी सीड्स, तो आप पे आप मेंशन कर सकते हो, और करना जरूर, कि आप इसको या तो शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करो, या फिर अगर आप एचवाईवी सीड्स यूज कर रहे हो तो आप अपने लैंड की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स आप डालते रहो, ताकि वो इन सीड्स का इस्तेमाल करके आपका जो लैंड है वो प्रॉपर रूप से खराब ही ना हो जाए, डिग्रेड ही ना हो जाए। तो ये वाली जो लाइन आप जरूर अपने एग्जाम में भी लिख कर आना, अपने क्वेश्चंस वगैरह में, वहां पे जो इसको मेंशन करना। देखो, फिर यहाँ पे क्या है भैया, मॉडर्न टूल्स अगर यहाँ पे होंगे तो मैनुअल लेबर का काम जो है वो कम से कम हो जाएगा और काम जल्दी हो पाएगा। इरिगेशन टेक्निक का अगर यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कैनाल्स, ट्यूबवेल्स, ड्रिप सिस्टम वगैरह, तो इससे क्या होता है, पानी जो है एफिशिएंट रूप से उसका इस्तेमाल होता है, का इस्तेमाल होगा और क्रॉप जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाएगी। साइंटिफिक फार्मिंग के मेथड्स की बात करूं तो इससे क्या होता है, पानी का और सॉइल का इस्तेमाल जो है बहुत बढ़िया तरीके से वो हो पाता है, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एक तो वो प्रोडक्शन को बढ़ाती है, पानी का सही रूप से इस्तेमाल करवाती है, और आपकी लेबर का टाइम भी यहाँ पर सेव होता है। पैसा तो लगेगा, पैसा तो लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चा लोग, व्हाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस। कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना जरूरी क्यों है, ऊपर ही अभी सीख चुके के बता चुकी हूँ, चैप्टर में बता चुकी हूँ। सस्टेनेबल का पहली बात तो बच्चा मतलब क्या होता है, कि जब आप किसी रिसोर्स का इस्तेमाल आज करो जिसमें आप एनवायरमेंट को, नेचर को नुकसान ना पहुंचाओ, रिसोर्स को आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा कर रखो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का सस्टेनेबल कहते हैं। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कि एक तो आप जो प्रेजेंट की फूड की नीड्स हैं, तो उसको आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए, उसको आप लोग ध्यान में रखते हुए तब यहाँ पर कुछ कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, और प्लस आप लोग फ्यूचर के लिए भी उसको बचा कर रख रहे हो। कहते हैं भैया सस्टेनेबल रूप से होना जरूरी क्यों है। पहली चीज, आप सॉइल की फर्टिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो इस तरीके से,
अगर आप उसको सस्टेनेबल रूप से कर रहे हो, अगर आप ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल कर रहे हो, आप एचवाईवी सीड्स का इस्तेमाल कम से कम कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? सॉइल की फर्टिलिटी को बचा के रख रहे हो। अगर आप पानी का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसे ट्यूबवेल से बहा देने के बजाय अगर आप स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम इसका इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप बायोडायवर्सिटी को मेंटेन कर रहे हो, दैट मीन्स क्या कर रहे हो? आप सस्टेनेबल रूप से एग्रीकल्चर कर रहे हो। आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कर रहे हो जिसमें आप ऑर्गेनिक मैन्योर ले रहे हो, केमिकल का इस्तेमाल जो है वो कम से कम कर रहे हो। अच्छा, कहते हैं सस्टेनेबल जो फार्मिंग है वो इंश्योर करती है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को। ढेर सी बात है। ठीक है, अब देखो आएंगे हम लोग आप लोग को सॉरी अब देखो हम लोग आएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 में। नेम सम चैलेंजेस दैट फार्मर फेस टुडे एंड व्हाट माइट बी देयर इम्पैक्ट ऑन पीपल। कहते हैं क्या चैलेंजेस हैं जो आज के टाइम पे जो फार्मर्स हैं वो फेस करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है फार्मर्स कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं। पहला, मॉनसून पे डिपेंडेंस होना, मॉनसून पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। छोटे छोटे उनके पास जो है लैंड होते हैं वो छोटे होते हैं, काफी फ्रेगमेंटेड होते हैं, बटे हुए हैं बहुत ज्यादा। सॉइल जो है वो डिग्रेड हो चुकी है काफी ज्यादा आज के टाइम पे, तो केमिकल्स का ओवर यूज करने की वजह से पानी की बहुत कमी हो चुकी है, क्योंकि ग्राउंड वाटर का लेवल जो है बहुत कम होता जा रहा है इरिगेशन ज्यादा करने की वजह से, एचवाईवी सीड्स की वजह से। इसको जरा रिलेट करते हुए चलना। हाई इनपुट्स के कॉस्ट हमने पढ़ा हुआ है, जो एचवाईवी सीड्स है वो महंगे आते हैं, ये लोग कंपनी से खरीदते हैं। इसके बाद बिकॉज लैंड, अब देखो जरा इसको सीक्वेंस है, एक साइकिल है ये। आपने एचवाईवी सीड्स को खरीदा, आपकी जो लैंड है वो थोड़ी सी इनफर्टाइल होगी बिकॉज आप केमिकल्स का यूज कर रहे हो। अब अगर वो लैंड इनफर्टाइल हो चुकी है, आपको उस पर दोबारा खेती करनी है, तो अगर आप ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करोगे आपको और लॉन्ग टाइम लगेगा। तो आप क्या करते हो? आप दोबारा एचवाईवी सीड्स लेकर आते हो कि छोड़ यार केमिकल है जान दे, तो मेरे खेती होने दे, मुझे कौन सा खुद खाने, बाहर बेचने हैं मेरे को तो। इस तरीके से करते 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 लैंड बिल्कुल खराब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। केमिकल्स भरी क्रॉप्स, तभी तो बोलते हैं आजकल हर चीज में मिलावट है। मिलावट क्यों है? ऐसे तो मिलावट है आजकल हर क्रॉप में, हर चीज में दवाइयों से आ रही है। दवाइयां क्या? ये दवाइयां सब केमिकल दवाइयां, ये सारी की सारी। समझ रहे हो इस चीज को? तो वही यहाँ पर बात कही हुई है। यहाँ पे कह रहे हैं भैया इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है लोगों पे। लोअर क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो कम होता जा रहा है। फूड सिक्योरिटी जो है वो खराब होती जा रही है, बिकॉज हेल्थ यहाँ पर लोगों की वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। लोग केमिकल्स भरा हुआ खाना खा रहे हैं। लोग अडल्ट्रेशन यहाँ पर फार्मर्स बहुत कर रहे हैं, यानी अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना। खाने की कमी होती जा रही है, पैसों जो फूड का प्राइस है भैया वो आपका बढ़ता जा रहा है। तब भी किसी जगह पे बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, और जब खाने की सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा? प्राइसेस तो बढ़ेंगे ना। तो बस वही वाली बात यहाँ पर कही हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आपको डिबेट करनी है। देखो या आपने अपने क्लास में भी आप लोग कर सकते हो कि जो ट्रेडिशनल इरिगेशन के मेथड्स हैं वो बेटर हैं मॉडर्न वन से। या आपको अपनी क्लास में आपको खुद डिस्कशन करना है कि आखिर जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इरिगेशन करने के, पानी देने के, बैम्बू वाला, फड वाला, खादिन, जोहड़, लोगों ने ये वाले सिस्टम पढ़े थे, ये सब जो है बेटर है देन द स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप इरिगेशन से। इस पे सबका पर्सपेक्टिव अलग-अलग हो सकता है। अपने क्लास में डिस्कशन करो, कोई बच्चा कहेगा नहीं, कोई बच्चा कहेगा हाँ। आपको यहीं पर इस पे आपको डिबेट करना है। डिबेट करने का मतलब क्या होता है कि आपके 2 ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप कहेगा कि नहीं भैया, ट्रेडिशनल जो है वही बेटर है, और एक ग्रुप कहेगा ना, ना बिल्कुल नहीं, मॉडर्न बेहतर है। तो ये आपको यहाँ पे इसे हम बोलते हैं डिबेट, जहाँ पे दोनों जो है ग्रुप्स है वो अलग-अलग चीज़ों को फेवर करेंगे, उसके बारे में अच्छी चीज़ें कहेंगे, बातें कहेंगे। तो आप यहाँ पे डिबेट करो। लड़ना नहीं है, डिबेट करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कहते हैं राइट अ शॉर्ट एसे डिस्क्राइबिंग व्हाट फार्मिंग माइट बी लाइक व्हेन यू आर 60 इयर्स ओल्ड। कहते हैं अगर आप 60 साल के जब हो जाओगे तो आपको क्या लगता है कि फार्मिंग उस टाइम पे कैसी होगी। आप इसको पेंट कर सकते हो, पेंटिंग बना सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, आप इसका कुछ भी कर सकते हो। देखिए ये मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैंने अपने यहाँ पे कुछ लाइन्स यहाँ पे ऐड करी हैं कि हाँ, जब मैं 60 साल की होंगी या जो बच्चे हो जाएँगे, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, तो जो है क्या चीज़ें हो सकती है उस टाइम पे फार्मिंग की। अब देखो बहुत सिंपल चीज़ है, अगर पैराग्राफ नहीं पढ़ना है भी तो बहुत सिंपल हेडिंग को आप लोग यहाँ पे देखो जो मैंने हाइलाइट करा हुआ है। यहाँ मैंने लिखा है भैया उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी होगी, जो एग्रीकल्चर होगा बेसिकली, वो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होगा। यानी कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा होगी, मैनुअल जो लेबर का काम है, जो इंसान खुद कर रहा है, वो काम कम से कम हो जाएगा। जो लेबर है वो रिप्लेस हो जाएगी बहुत हद तक, मतलब बहुत ज्यादा हद तक। किससे? टेक्नोलॉजी से। आज भी देखते हो आज जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
इसका इस्तेमाल बढ़ गया है ड्रोन्स का। हमने लास्ट क्लास में देखा था जो ड्रोन से वो क्रॉप का देख रहे थे कि मॉइस्चर देख रहे थे, उस वाले पिक्चर में था वो, ऊपर को था किसी पेज पे। ठीक है? तो कहते हैं कि ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। डिजिटल टूल्स का, एडवांस मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। इरिगेशन करने के लिए भी उसमें अलग-अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे यहाँ पे, वो चीज़ यहाँ पे चल रही होगी। अगर हमें यहाँ पर, हालाँकि फिर भी यहाँ पे मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल नॉलेज, मैं चाहूँगी कि उस टाइम तक भी ट्रेडिशनल नॉलेज जो है कहीं न कहीं लोगों की हेल्प करे। लोग जो फार्मर्स हैं वो उसको कहीं न कहीं फिर भी उसको अडैप्ट ज़रूर करें, कि भैया उन लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहीं न कहीं कर रखी है। वो जो है आपका हाइड्रोपोनिक्स वो लोग कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है? क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं, है ना? आपकी टेरेस फार्मिंग तो मतलब एक सिस्टम ही हो गया, वो तो होगी ही होगी। तो ये जो है वो कुछ चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। ये जो है बस मैंने यहाँ पर कुछ बातें कही हुई हैं। ऐसा हो सकता है कि फार्मर्स को और बेसिकली अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएँ, उनको अच्छे रेट्स पर, जैसे आपकी वो स्कीम थी वो वाली प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना, तो कहें कि उसको और अफोर्डेबल रेट पे उनको इंश्योरेंस मिल सके, उनको बहुत अच्छा रेट मिल सके अपनी क्रॉप्स का। ये जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं चाहूँगी कि हो आज से कुछ साल बाद। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कहते हैं भैया कुछ छोटे-छोटे ग्रुप्स बनाने हैं और अपने इश्यूज़ को डिस्कस करना है, जो भी गंगा बेसिन को अफेक्ट कर रहे हैं। प्रेज़ेंटेशन आपको करनी है यहाँ पे उस चीज़ के लिए कि सॉल्यूशन क्या-क्या उसके हो सकते हैं और क्या उसके रीज़न रहे हैं आज के टाइम तक भी। कि जो गंगा बेसिन यानी कि जो गंगा वाला जो प्लेन वाला एरिया है आप लोगों का हमारा, तो उसमें कौन-कौन से इश्यूज़ हैं जो इस टाइम पे चल रहे हैं और क्या हम उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं? ठीक है जी। ओके। तो क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहली प्रॉब्लम है भैया पॉल्यूशन। पानी का पॉल्यूशन होना सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है एक पानी की। एक तो पॉल्यूशन होना और उसका ओवर यूज़ होना, ये सबसे 2 बिल्कुल मेजर प्रॉब्लम होती है पानी की। तो कहते हैं गंगा बेसिन में भी यहाँ पर यही सबसे मेजर जो है प्रॉब्लम्स है हमारी, इंडस्ट्रियल वेस्ट का बहा देना, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के नाम पे कुछ भी गंगा में डाल देना, वो जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ओवर यूज़ करना उस चीज़ का यहाँ पर पानी का, डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर होना, फ्लड्स आ जाना इवन, एक्वाटिक लाइफ यहाँ पर खतरे में पड़ना। अगर आप वाटर को पॉल्यूट करते जाओगे, गंदी-संदी चीज़ें, गंदा पानी या हॉट वाटर कुछ भी जो है पानी में डिस्चार्ज करते रहोगे, तो जो एक्वाटिक लाइफ है, जो मरीन लाइफ है, जो फिशेज़ है अंदर, उनको नुकसान तो होगा ही होगा ना। पूल में नहा नहा रहे हो और उस पूल में मैं बाल्टी-बाल्टी उबलता हुआ पानी डाल दूँ, गंदा पानी डाल दूँ, तो आपकी हेल्थ को नुकसान होगा नहीं होगा? बस वही वाली बात जो है यहाँ पर बोली हुई है। कहते हैं भैया इनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं या इनके रीज़न्स वगैरह क्या है वो चीज़ कहते हैं। अच्छा कहते हैं पहली बात तो, अगर हम प्रॉपर रूप से जो इंडस्ट्री का वेस्ट है, अगर हम उसको जो है ट्रीट करें, उसके बाद साफ करके हम तब जो है पानी को ठंडा करके फिर अगर मैं उसको डालूँ प्रॉपर ट्रीटमेंट करके, तो ठीक रहेगा, वो बिल्कुल रहेगा। सस्टेनेबल रूप से मैं फार्मिंग की प्रैक्टिसेज़ करूँ जिससे मैं पानी की क्वालिटी को बना बचा कर रख सकूँ और केमिकल्स रन ऑफ जो है मैं कम से कम करूँगी। अगर मैं इंडस्ट्री का वेस्ट कम डालूँगी तो केमिकल्स यहाँ पर जो है कम से कम आएँगे पानी में एंड केमिकल्स नहीं आएँगे तो सस्टेनेबल रूप से जो है फार्मिंग हो जाएगी। जो यहाँ पे नदियों का किनारा होता है, उस किनारे पे जो है पेड़ लगा दो भैया, बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी इससे भी। सॉइल का इरोज़न भी बचेगा और बाढ़ भी आने से बच सकती है या बाढ़ का इफ़ेक्ट भी कम हो सकता है। पानी का सही रूप से इस्तेमाल करो भैया इरिगेशन के मेथड्स में, ओवर यूज़ मत करो उन सबका, ये चीज़ कह रहे हैं और यहाँ पर हर पॉइंट में कुछ समझ में ना आए तो लिख देना भैया कि अवेयरनेस करो। अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, ताकि लोगों को जागरूक करो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कम्युनिटीज़ को बताओ सबके बारे में ताकि लोगों तक वो बात पहुँचेगी। एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर ये वाला भी लिख सकते हो। एंड येस जब हम लोगों ने क्लास 7th की आप लोगों की जो प्रीवियस वाली बुक थी, मतलब जो अभी बुक लॉन्च हुई थी 1 साल होने को आ रहा है वैसे उस बुक को, वो जो था आपका, तब मैंने आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पर तब भी कहा था जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते थे कि बच मुझे लगी अनचार्ज हो सकता है। एक सेकंड, इज इट कैप्चरिंग? यस, मे बी इट इज कैप्चरिंग। हेलो, ठीक है। तो मतलब क्या है आप लोगों का बच्चा कि अगर आप या मतलब क्या बोल रही थी मैं वही भूल गई कि हाँ तो कोई भी ये बात मत कहना कि जो है लंबे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो लंबे भैया मत समझना बिकॉज देखो मान लो मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट लिखा है, पहले ही बता रही हूँ ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट लिखा है, 6 में से किसी एक बच्चे को
ये स्टार्टिंग के 4 पॉइंट अच्छे लगे कि हाँ मुझे तो ये इजी लग रहे हैं। दूसरे किसी बच्चे को नीचे के 4 पॉइंट अच्छे लगे, किसी और बच्चे को बीच के 2, इधर के 2, साइड के 2 वो अच्छे लगे। इस सबका जो याद करने का तरीका है वो अलग अलग है। हर एक बच्चा अलग अलग होता है, हर एक बच्चा सेम नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखवा देती हूँ कि आपको जो अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग उसको ही लिखकर उसको आप लोग याद कर सकते हो। स्वाहा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कहते हैं लुकिंग एट द क्रॉप्स लिस्टेड इन द सेक्शन इकोस फ्रॉम द पास्ट व्हिच वन डू यू थिंक यूज इन योर होम एंड व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ। देखो बहुत सिंपल सी भाषा में आप वैसे आप ये खुद ही भी कर सकते हो, वैसे तो खुद ही करना चाहिए आप लोगों को, कि जो हम लोगों ने इतिहास वाला पॉइंट पढ़ा था इकोस फ्रॉम द पास्ट वाला, उसमें जो कुछ क्रॉप लिखी हुई थी, कहते हैं कि आपके यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप जो है घर में यूज होती हैं, आप क्या खाते हो, क्या चीजें हैं, आप किस चीज का इस्तेमाल जो अपनी डेली लाइफ में करते हो। तो देखो आप लोगों को पता है उसके अंदर आप लोग हमने पढ़ा था जो पास्ट में इतिहास में क्या ग्रो होता आ रहा है, बार्ले था, मिलेट है, राइस है, आपका व्हीट है, ऑयल सीड्स है, स्पाइसेस है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके घर में यहाँ पर क्या क्या ग्रो होता है, आप यहाँ वो बता दो क्या आप लोग खाते हो बेसिकली, एंड ये आपकी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बस यहाँ पे जो है यही वाली बात लिखी हुई है। समझ में आ गया जी। एंड दैट वाज बेसिकली आप लोगों के इस वाले चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं या जो हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। एंड इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 को स्टार्टिंग करेंगे। एंड उससे पहले हम लोग बीच में इसके बाद हम लोग इस चैप्टर की 1 शॉट भी कंप्लीट कर लेंगे। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे मतलब अपने फ्रेंड्स को शेयर करना उस चीज को, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो इस बुक की कौन सी चाहिए। ठीक है, बिकॉज मैंने परसों ही देखा था वैसे तो मैंने कि अभी मतलब ऐसे कंप्लीट वाली वीडियोस लाइन बाय लाइन वाली किसी की नहीं आई है, लेकिन मुझे था कि आपको ये भी पता होना चाहिए 1 शॉट से पहले एटलीस्ट आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना आना चाहिए। बिकॉज ये मैंने 7th में भी कराया था, 8th में भी कराया, और वहां पे बच्चों के लिए काफी वो हेल्पफुल रहा है। मुझे काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे उस चीज का। इवन मेरे नोट्स के भी काफी अच्छे रिस्पॉन्स मुझे लास्ट टाइम मिले थे। आई एम होपिंग फॉर द सेम दिस टाइम ऑल्सो। बाकी या लेट्स सी, एंड मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।